चलो, तो अब आज वाली क्लास का टास्क है स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स का जो टेस्ट अभी थोड़े दिन पहले हमने करा अटेम्प्ट, उसकी डिस्कशन। तो अब इस पूरे प्रोसेस में जो मेन काम है वो हमने कई बार सुना, याद रखना और इसको छोड़ना नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अराउंड 15% ऑफ सिलेबस है फॉर आईआईटी मेंस एंड आईआईटी एडवांस। जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, दोनों के लिए अराउंड 15% सिलेबस है। और जैसे हम लोगों ने इस प्रोसेस को समझा है, बस उतनी बातों को ध्यान में रखना और मेन काम ये करना कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़े। आईआईटी में कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हमने गलत नहीं करना, बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी याद रखना। और मैंने कई बार ये बात कई बार बोली हुई है कि तैयारी का राइट तरीका क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस पकड़ लेते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं कि हर एक को थोड़ा थोड़ा टच करा। वो राइट रूट नहीं है। राइट रूट क्या है कि मान लो ये सिलेबस के सारे टॉपिक्स हैं, तो अब क्या करो कि इनमें जब ये टॉपिक कर रहे हो, लेट्स से अगर बड़ी पिक्चर लें, तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हो अगर, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ऐसे प्रिपेयर करो कि उसके बाहर उसका कोई भी क्वेश्चन आए, जितनी बातें मैंने कराई, जो असाइनमेंट्स में डाली, उसके बाद टेस्ट का क्वेश्चन मैं उसके बाहर का नहीं दूंगा एंड उसके बाहर का आईआईटी में नहीं आएगा। तो अगर फोकस आईआईटी है, अगर फालतू भटकना है तो जो मर्जी फालतू काम में फंसे रहो, पर अगर फोकस अगर आईआईटी का एग्जाम है तो याद रखना कि जितनी बातें मैंने बताई, बस मुझे चाहिए कि उतनी बात मुझे वापस बता पाओ। तो वो पर्पस कब सॉल्व होगा? जब जो मैंने क्लास में काम कराया, उसके बाद वो क्लास में हर क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, उनके बाहर का कंसेप्ट जो आईआईटी के एग्जाम सेट करते हैं उनके पास नहीं है। आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स। तो अब गड़बड़ कहां पे करते हो कि उतनी करी हुई बातें हम लोग उनको अटेम्प्ट करने में फंसते हैं। तो अब इसका तोड़ क्या है? जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है दैट इज दिस कि जो टॉपिक करो उसको बिल्कुल परफेक्शन में रेडी करो। नंबर ऑफ आवर्स मत गिनो कि मैं आज 10 घंटे बैठा रहा पढ़ने के लिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कोई बच्चा अगर मान लो 3 घंटे में पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, आई एम वेरी हैप्पी। खेलो, उसके बाद गेम्स ना खेलो मोबाइल पे, पर उसके बाद मतलब कुछ भी करो। द पॉइंट इज दिस कि जो टॉपिक रेडी करो वो परफेक्शन में रेडी हो। तो ये टेस्ट भी उसी बात का कंप्लीट एग्जाम्पल था। हर क्वेश्चन जो आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे उसमें नोटिस करना कि वो मैंने कराया हुआ है। लैंग्वेज अलग होगी पर उसको कहां से निकालना है वो काम है। तो आईआईटी के एग्जाम में काम क्या हमें करना है? हमें वहां पे नया क्वेश्चन ही मिलेगा, इसके लिए हम रेडी होके जा रहे हैं। वहां पे जो हमें नया क्वेश्चन मिलेगा, हम उसको पढ़ के रिलेट करेंगे कि ये हमें कहां कराया गया, क्योंकि हमें पता है कि नया क्वेश्चन कोई नहीं होता। लैंग्वेज नहीं होगी, कंसेप्ट तो यही होगा। तो हमारा जब फोकस कंसेप्ट के ऊपर है, तो जो भी नया क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यहां से ही। ऐसे करने हमने क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो, आज वाली क्लास में अब क्या करते हैं, हर क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में अपने आप अटेम्प्ट करा उसकी डिस्कशन देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या था। अगर हमसे मिस हो गया तो पूरी तरह हमारी नोन बातों पे था। फर्स्ट क्वेश्चन से देखना शुरू करो। अब देखो हमें क्या गिवन था कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी वाई इज इक्वल टू एक्स। किसी ने बोला कि एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी इक्वेशन दे दी गई कि वाई इज इक्वल टू एक्स है। हमने कहा ठीक है, होगी। अब ये देखिए, हमें कहा गया कि ए एंड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन मिरर। ठीक है, कोई लाइन मिरर है, ए और बी पॉइंट्स उसके सेम साइड पे हैं। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ ए बी विद रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर इज दिस। तो सिंपली हमसे ए बी की लाइन मिरर में इमेज पूछी गई थी, तो हमने फिगर बना ली। ये लाइन है सिंपली लाइन मिरर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये y इज इक्वल टू x है जिसमें a और b पॉइंट्स मान लो यही हैं। तो हमसे इस लाइन की इमेज, इसकी जो इमेज बनी वो ये बनी। तो अब इमेज को निकालने के लिए हमें क्लियरिटी है कि एक तो वो इसी पॉइंट से पास करेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला एक्चुअली। तो मुझे बस ये स्लोप चाहिए था, तो मैंने सिंपली डायरेक्शंस बनाई। याद है हमने इनमें डायरेक्शन बनाई होती है। इसका स्लोप 2, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 प्लस फाइनल इंटू इनिशियल स्लोप बराबर हमने उधर करा, वहां से m बराबर आ गया 7 के। तो स्लोप 7 आ गया। हमने देखा कहां कहां पे स्लोप 7 है, तो ऑप्शन या ये है या ये है। अब केवल हमें ये पॉइंट निकालना था। तो y इज इक्वल टू x हमने यहां फिल कर दिया, 2x बराबर आ गया 1 के, y भी बराबर आ गया 1 के। उसको सेटिस्फाई करती ये इक्वेशन है। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजीली होना चाहिए था। मिस कर गए तो बहुत इजी क्वेश्चन मिस करा। इस क्वेश्चन की भी ना हमें जड़ से कहानी समझ में आती थी। इनकेस अगर भूले हो तो ये लाइन याद रखना। क्या लाइन है और बड़ी काम की लाइन है। इस बात पे जब भी क्वेश्चन आता है ना,
तो लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये लाइन नहीं याद होती, और बड़े काम की लाइन है। लाइन क्या है कि एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स का बिहेवियर हम पता कर सकते हैं। क्या सुना अभी? एक लाइन के लिए 2 पॉइंट्स का बिहेवियर हम पता कर सकते हैं। कैसे? उस लाइन में उन दोनों पॉइंट्स को डालते हैं, अगर सेम साइन आता है तो सेम साइड पे हैं, ऑपोजिट साइन आता है तो ऑपोजिट साइड पे हैं। पर एक पॉइंट के लिए हम 2 लाइंस का बिहेवियर पता नहीं कर सकते। एक पॉइंट के लिए 2 लाइंस का बिहेवियर पता नहीं कर सकते। तो इन सारे क्वेश्चंस का तोड़ पता है क्या है? इतनी सी अंडरस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ये पॉइंट लाई करे बिटवीन द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस कंटेनिंग द ओरिजिन। तो मैंने सिंपल सी कहानी बनाई। क्या करा? ये दोनों लाइंस बनाई और बीच में कहीं ओरिजिन मार्क कर दिया, कहीं तो होगा ओरिजिन। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि a² a+1 इसी रीजन में लाया करे। तो अब हम क्या दिमाग लगाएं? तो मुझे अकेला काम क्या समझ में आता है कि एक लाइन के लिए, बिल्कुल ऐसे बोलो अपने आप को कि एक लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट्स का बिहेवियर पता करना आता है। तो अब सिंपली हमें विजिबल है कि इस लाइन के लिए ओरिजिन और ये सेम साइड पे हैं। इस लाइन से इस लाइन को कोई मतलब नहीं है, या हमेशा बिल्कुल ये वाली बात ध्यान में रखना। इस लाइन के लिए ओरिजिन एंड ये वाला पॉइंट सेम साइड पे हैं, मतलब दोनों का सेम साइन आना चाहिए पुट करने पे। तो हमने इसमें ओरिजिन पुट करा, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। a² a+1 डाला, उसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपली वहां से बनी अपनी पहली इनइक्वालिटी। बिल्कुल ऐसे ही अब हमने इस वाली लाइन में ओरिजिन फिल करा। देखो ओरली देखो यहां पे डाला तो -5 आया विच इज नेगेटिव। अब इसमें इस पॉइंट को डालेंगे तो उसको भी नेगेटिव होना चाहिए। वहां से आ गई सेकेंड इनइक्वालिटी। 1 सेकेंड में कॉमन आंसर बनाया जो कि अपना ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन में याद रखना कि हमेशा ऐसा होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार हमने ट्रायंगल बना के भी करा हुआ है, ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस भी ऐसे के करे और बहुत वैरायटी करी। पर मेन पर्पस क्या था कि इस क्वेश्चन के थ्रू वो सारी करी हुई बात हमें ध्यान में आ जाए कि हमने करी हुई है। तो ये उसी का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एग्जाम्पल था, पर काम का था। ये बिल्कुल सिंपल था। हमें गिवन था कंसिडर द ट्रायंगल AOB, OAB, OB और H गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A। तो ये बहुत ही सिंपल था। हमें सिंपली क्लियरिटी है, मतलब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें क्लियर है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा और साथ में ऐसे ही ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली हमने स्लोप्स कंपेयर करनी थी। ये फ्री के मार्क्स थे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल डाला था। सिंपली b - 4 अपॉन a-1 मल्टीप्लाइड बाय इस लाइन का स्लोप, दैट वाज 4/3। इसका आंसर होना था -1। तो इस क्वेश्चन में अब और ऐसे ही इस लाइन का स्लोप कितना आया? सिंपली इसका स्लोप आ गया 4 - 0 अपॉन 1 - 0, 4। इसको बराबर होना था इसके परपेंडिकुलर के। इसका स्लोप कितना आया? b - 4 अपॉन a-3, उसका माइनस a-3 अपॉन b - 4। तो अगर और कुछ ना क्लिक करता तो सॉल्व ना करते, ऑप्शन पुट करके देख लेते कि कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिंपली यहां पे ए और बी फिल करके देख लो ऑप्शंस में से। तो ये बहुत इजी था। ये हमने कई बार क्लास में करा है, पर चलो लोकस का क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं। हमें किसी ने बोला कि एक ट्राइंगल है और वर्टिसेस P और Q जो हैं वो 2,5 और 4,-11 है। हमें कहा गया कि जो पॉइंट R है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, किसी एक लाइन के ऊपर लाई करता है। ये देखिए हमें कहा गया कि लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR। तो जब भी कभी लोकस का क्वेश्चन आएगा तो हमने रटा हुआ है कि उस पॉइंट का नाम रख लो H, K, फिर उस पॉइंट तक पहुंचो। तो इस पॉइंट का नाम रखा A, B। तो H बराबर है, H एक्चुअली बराबर है A + 2 + 6, A + 2 + 4, मतलब A + 6/3 के। ऐसे ही K बराबर हो गया B + 5 + -11। तो B 5 - 11 इज -6/3 के। अब यहां से A निकाल लो और B निकाल लो, और A और B हमें क्लियर है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। डायरेक्टली पुट कर दो, जो लाइन बनती है वो इसी के पैरेलल बन जाती है। जो लाइन पास कर रही है वाली लाइन पैरेलल टू N, डी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अकेले काम की बात क्या थी कि इस बात को सही तरीके से अप्लाई कर सको। अब इसमें हमें गिवन क्या था कि
कोई लाइन x इज इक्वल टू 2 है, इसको रोटेट कर अबाउट अ पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, x इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन हुई सिंपली, तो इसको हमने रोटेट कर अबाउट द x एक्सिस एंड बिकम्स परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बहुत इजी था। इस लाइन का स्लोप कितना, -a/b। मैं एक सेकंड में देखता कि कौन सी लाइन का स्लोप b/a है। इसका स्लोप -a/b गलत है, इसका स्लोप a/b गलत है, इसका स्लोप -b/a गलत है, लाइन ही बस ये बची। तो इस क्वेश्चन में जो काम की बात थी वो ये कि अगर इसमें नोटिस करो तो मुझे इसमें सॉल्व करने के लिए पेन भी नहीं उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस ही ऐसी दी कि मैं देखते ही विद इन 5 सेकेंड्स उस ऑप्शन को मार्क करूं। तो एग्जामिनर क्या ऐसा नहीं करते? करते हैं। हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है और मैच मेकिंग करनी है, सॉल्व करना है, पर मैच मेकिंग के रूट से। कई क्वेश्चंस में हमें ऊपर से ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, नीचे से कम, पर बहुत बार क्वेश्चंस में मैच मेकिंग हो जाती है, जैसे हमने अभी अभी करी। तो विद इन 10 सेकेंड्स हो सकता था ये वाला। ये हमने कई बार वैसे क्लास में भी करा हुआ है, IIT में भी आया हुआ है ये वाला बहुत साल पहले। पर देखो गिवन क्या था, हमें ये 2,0 गिवन था, ये 0,1 गिवन है। हमें गिवन है कि इक्वेशन ऑफ द साइड इज x इज इक्वल टू 2, मैंने सिंपली ये लाइन हो गई। तो हमसे कहा गया कि इस ट्राइंगल का सेंटर ऑर्थो सेंटर निकाल दो। तो अब जब मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना है तो वो क्या होता है, वो जगह जहां पे कि ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो अब मेरे दिमाग में आता कि अब या तो मैं इस पॉइंट को निकालूं तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, या फिर मैं एक बात सोचूं कि देखो ये लाइन वर्टिकल है, तो जो लाइन होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल। तो ऑर्थो सेंटर इसी ऑल्टीट्यूड के ऊपर तो लाई करेगा, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 1 होगा। अब मैं ऑप्शंस पे गया तो मुझे दिखा कि यहां पे y कोऑर्डिनेट 1 नहीं है, यहां पे भी y कोऑर्डिनेट 1 नहीं है। तो जैसे हम केबीसी में देखते हैं ना 50-50 वाली लाइफ लाइन आती है, बिल्कुल वैसे ही कौन बनेगा करोड़पति जैसी 50-50 वाली लाइफ लाइन हमने यूज कर ली और हमारे पास ऑप्शंस 2 रह गए कि इन दोनों में से कोई आंसर है। अब इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्या करें, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो सिंपली जो ये इसका परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तो इसका परपेंडिकुलर ही होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, 1 - 0 अपॉन 0 - 2, -1/2। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 2 और ये लाइन पास करेगी इन दोनों के मिड पॉइंट से, विच इज 3/2, 1/2। तो एक लाइन बनी y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, जो कि 3/2, 1/2 से पास कर रही है। पुट कर लो उसमें, वो आ गया 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस सी। वहां से c कितना आ गया, c आ गया -5/2। तो लाइन बन गई मेरे पास y इज इक्वल टू 2x - 5/2। उसमें x को डाल दो 1। देखो हमने x को y को 1 निकाला था ना, तो y को निकाला 1 निकाला तो x कितना आ गया 5/2 प्लस 1 दैट इज 7/2 डिवाइडेड बाय 4, 7/4 बना, 7/4। इसमें x बना, दिस वुड बी 2 + 0/2, ये 1 बना, मेरे से गलत लिखा गया, ये 1 आया, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 1 बना एक्चुअली कोऑर्डिनेट। तो जब ये 1 बना तो सिंपली यहाँ पे जब हमने y को 1 फिल करा तो वहाँ से ये -2 आ गया, इनफैक्ट c -2 आ गया। तो जब c को -2 फिल करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट वही आ रहा है जो हमें चाहिए। तो मेरे से वहाँ पे कैलकुलेशन में ट्रबल हुई, पर लेकिन क्वेश्चन ये बहुत ईजी था। इसमें हमें कहा गया द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। तो अब हमें पढ़ते ही समझ में आता था कि लाइंस को सॉल्व थोड़ी करोगे। देखो मैंने यहाँ पे बस सिंपल सा सर्कल बना लिया, ये 3 है, ये -3 है और ये लाइन कहीं x + y = 1, ये 1 और ये 1 ऊपर कट कर रहा है। तो मुझे सर्कल बनाना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे और स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, ये दोनों पॉइंट्स तो उस सर्कल के ऊपर लाई करवाने ही करवाने हैं। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, तभी सर्कल स्मॉलेस्ट पॉसिबल बनेगा। ये बात रिकॉल करो कि ये बात हमें पता थी। तो अब मुझे एक तरह से वो सर्कल निकालना है जिसके लिए ये दोनों जो पॉइंट्स हो वो डायमीटर हो। तो अब या तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को निकालूं तो मेरा टाइम बर्बाद होगा, या फिर क्या करें कि एक ऐसा सर्कल बना लें जो कि इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता हो, s + λ l = 0। अब ये जो सर्कल है उसके लिए जो ये वाली लाइन है, हमें क्लैरिटी है कि यही लाइन उसका डायमीटर है। तो इस सर्कल का सेंटर निकालो, वो आ गया -λ/2 -λ/2 और इसको यहां पे पुट करा दो। तो -λ/2 -λ/2 मतलब -λ बराबर हो गया 1 के, वहां से लैम्डा आ गया -1।
बस यहां पे लैम्डा की जगह -1 लिखो, पूरी क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। इसमें अब क्या बोला कि द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 2,5। ये किसी ने बोला कि एक पॉइंट है 2,5, इस पे लाइन 2x - y + 1 = 0 टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन दिस। तो जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। लाइन क्या गिवन है हमें, x - 2y = 4। अब ये देखिए हमसे पूछा कि रेडियस ऑफ द सर्कल बता दो, तो कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इस लाइन का स्लोप कितना है, तो मेरे मन में आया कि डायरेक्टली क्या मैं निकाल पा रहा हूं, तो नहीं निकाल पा रहा। तो इन सारे काम में मेन जादू कौन करता है, फिगर। वो बात हमने कई बार कई क्वेश्चंस में पकड़ी है, तो उसकी गर्दन नहीं छोड़नी। फिगर का काम है, हमें वो बिल्कुल पल्ले पड़ना चाहिए जैसे बताया जा रहा है। तो अब ये सेंटर है, ये यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट है। अगर मैं यहां से एक लाइन बना लूं परपेंडिकुलर, तो क्लियर है वो भी इसी सर्कल का डायमीटर होगा। इस लाइन का स्लोप कितना 2, मेरी लाइन का स्लोप कितना होगा -1/2, इसके परपेंडिकुलर है। तो मेरी लाइन बन गई x + 2y = कांस्टेंट। उसमें मैंने 2,5 फिल कर दिया, वो आ गया 2 + 2 = 5 = 10, तो k आ गया 12। तो x + 2y = 12 और 2x - y + 1 = 0। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस सर्कल का सेंटर है। सेंटर आ गया तो ये पॉइंट 2,5 पता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द रेडियस। ये था इस क्वेश्चन में काम, और बहुत इजी था, पर पेपर में होना चाहिए था। इसमें अब हमें क्या गिवन है कि हमें किसी ने दिया कि 4 यूनिट सर्कल्स पास थ्रू द ओरिजिन एंड हैव देयर सेंटर्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन पेयर्स ऑफ द सर्कल्स। तो इस क्वेश्चन में ना मतलब देखो सेंस क्या था। हमें किसी ने बोला कि कोई एक सर्कल है जो कि ओरिजिन को टच करता है और एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है, तो समझ में आता है कि सर्कल ऐसा सिमेट्रिकल सा सर्कल होगा जैसे मैंने ये वाला बनाया, बिल्कुल। और हमें गिवन है कि यूनिट सर्कल्स है, तो सिंपली जिसका सेंटर बना वो कितना आ गया, सिंपली 1,0 इन दिस केस, ये बना 1,0। ये देखिए मुझसे कहा गया कि ऐसे 4 सर्कल्स बने, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहां बना, ऐसे सिमेट्रिकली एक यहां पे सर्कल बनेगा, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई यहां पे और बन जाएगा। ये मेरे से फिगर ऐसी बनी, पर ये पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकली यहां पे ऐसे नीचे और यहां पे ऐसे नीचे बनेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि ये स्क्वायर बनने वाला है। तो अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है तो मुझे किसी तरीके से इस पॉइंट तक पहुंचना है, या मुझे ये डिस्टेंस पता करना है, ये काम था। तो अगर ये मुझे समझ में आ गया तो फिगर तो मुझे समझ में आ रही है, क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, स्क्वायर। अब मैं वो पता कैसे करूं कि ये लेंथ कितनी है। ये सर्कल क्या बना, x - 1 का होल स्क्वायर + y स्क्वायर = 1। ये सर्कल बना x² + y - 1 का होल स्क्वायर = 1। इसका सेंटर देखो 0,1 है। अब या तो इस पॉइंट को सॉल्व करो, जो कि गलत नहीं है, या फिर इसमें अगर डायरेक्टली देखो सिमेट्री से दिखता है कि 1,1 यहां पे सेटिस्फाई करने की पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने डाल के देखा वो कर रहा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व ना करता, ये 1,1, ये -1,1, ये 1,-1 और ये 1,-1 इधर, तो ये लेंथ कितनी आ गई 2, ये कितना बना 2, 2 × 2 = 4 आंसर था। वैसे इस क्वेश्चन में जस्ट टू एक्सप्लेन, मतलब यहां पे ना इन दोनों को सॉल्व करना उतना अच्छा रूट ना होता। मेरे मन में इसी क्वेश्चन में ये थॉट भी आता कि देखो सिंपल सी बात, दोनों सिमेट्रिकल बराबर सर्कल हैं, तो जो ये लाइन बनेगी, ये सेंटर्स को ज्वाइन करती लाइन है इन दोनों के, जो ये लाइन बनेगी ये इसके परपेंडिकुलर होगी। इसका स्लोप कितना होगा 1, बिल्कुल बीच में पास कर रही है, दोनों सर्कल्स बराबर हैं, तो इसका स्लोप कितना होगा 1। तो ये y = x लाइन थी, y = x लाइन थी। इसका मतलब जहां पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये एक तरह से जो ये वाला पॉइंट होगा, जो इन दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो y = x के ऊपर भी लाई करेगा। तो एक तरीका तो ये था कि मैं यहीं पे y को x डाल देता, उससे भी आंसर आ जाता। एक तरीका ये था, और भी तरीके थे, इसको हम लोग फिगर से भी कर सकते थे, पर इतना बहुत है। पर क्वेश्चन सिंपल था ये वाला, ये भी मिस नहीं करना चाहिए था। इसमें अब हमें गिवन था कि 3,4 पॉइंट से हमने किसी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर कोई कॉर्ड ड्रॉ करी, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इन जर्नल याद रखना, हमें मिड पॉइंट
किसी मिड पॉइंट वाली कॉर्ड अगर बनानी होती है तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में किसी नॉन मिड पॉइंट वाली जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो होती है t इक्वल टू S1। याद रखना, ये हमने कई बार करा है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी था। पर सर्कल वो स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें कि इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि सर्कल में जो मेन जादू है वो है फिगर का। तो सर्कल का सवाल मेरे सामने आएगा, मैं बिल्कुल फटाफट फिगर बनाऊंगा और वहां से उसको पकड़ने की करूंगा। देखो मैंने फटाफट यहां पे फिगर बनाई, ये पॉइंट 3,4 से कॉर्ड ड्रॉ करी गई जिसका मिड पॉइंट h, k है। तो मुझे h, k और नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन बनाना है, वो मुझे दिखता है इस क्वेश्चन में फिगर से 1 सेकंड में बन गया। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो मुझे दिखता है कि k-4 अपॉन h-3 मल्टीप्लाइड बाय k-0 अपॉन h-2 इज इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर है। मुझे h के और नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन बनाना था, वो मैंने बना दिया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, हैप्पीली घर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, ये भी इसमें कोई ट्रिक नहीं थी। हमें कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस एंड दिस फ्रॉम ओरिजिन एंड द पॉइंट दिस। तो किन्हीं दो पॉइंट से इस एक सर्कल के ऊपर दो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनी। इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स बने ओरिजिन से और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी। G, F से कोई दो टेंजेंट्स बने और उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी। हमें कहा गया कि उन दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बना दो। तो एक्चुअली फिर काम क्या हुआ, सबसे पहले उन दोनों की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दे बिना टेंशन लिए, तो वो बहुत इजीली बन सकती थी। क्या होती थी इक्वेशन? याद है कि अगर कोई पॉइंट अगर बाहर होता है, तो t इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट की वजह से बनने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यही लॉजिक वुड रिमेन प्रिवेलिंग इवन फॉर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। पॉइंट बाहर तो t इज इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट कर्व के ऊपर तो t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन। तो इस केस में पॉइंट बाहर था और जैसे सिंपली मैंने t इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन लगा दी। x स्क्वायर की जगह x(x1) वो 0 हो गया, y स्क्वायर की जगह y(y1) वो 0 हो गया, gx प्लस x1 वो gx बचा, fy प्लस y1 fy बचा प्लस c। ऐसे ही उस पर बना दी। दूसरी वाली क्या बनी, x(x1) मतलब gx प्लस y(y1) विच इज fy प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस g प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये बनी, इसको 2 से डिवाइड करा। अब विजिबल है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बन गई, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आता होगा, वो निकाल दो। सिंपली क्या करते हैं, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, डायरेक्टली वो ऑप्शन है। तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। काम की बात क्या थी कि जो करा हुआ है वो हमें सारा बिल्कुल राइट तरीके से याद हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना जो कुछ हमने पहले भी मेहनत करी है और जो अभी भी करी है, उन सब का फायदा उठाने की करना। वो कब होगा, जब इन क्वेश्चंस को अपने आप जब करते हो ना, तो इन बातों को याद रखना सीखो। एग्जाम में कुछ इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर लोग भूल जाते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी ना काम की बात है, ये भी IIT में आया बहुत साल पहले, पर बहुत अच्छा नहीं था, पर इजीली हो जाता। देखो क्यों। हमें किसी ने बोला कि एक रोम्बस है, सर्कल इंस्क्राइब करा एक रोम्बस के अंदर ABCD। जैसे को रोम्बस बोले ना, फटाफट x और y एक्सिस पकड़ लिया करो। रोम्बस के डायगोनल्स आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्रीज पे, तो ये है 90 डिग्रीज पे, तो रोम्बस बनाना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। देखो मैंने फटाफट ये डायगोनल्स इनके बनाए और ये ABCD मार्क कर लिया। अब हमें कहा गया कि जो उसका एक एंगल है वो 60 डिग्रीज है, तो एक एंगल अगर 60 डिग्रीज है तो ये पूरा 60 हो गया, तो आधा 30 हो गया, तो ये 60 हो गया। ये बनी सिचुएशन। ये देखिए हमें कहा कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट वर्टेक्स इज इक्वल टू 1। अब एक बात सोचो, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो हमें समझ में आता है कि जो कम डिस्टेंस होगा वो इस केस में ये वाला होगा। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस हमें 1 गिवन है। तो कोई लाइन भी ऐसे रख के देखो, वैसे भी समझो कि इस ट्राइंगल में छोटा एंगल तो उसके सामने वाली साइड छोटी, तो ये नियरेस्ट होता, तो ये 1 हमें गिवन है। अब अगर ये 1 है तो हमें क्लियरिटी है कि इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे ये रेडियस नहीं पता, तो ये रेडियस अगर मान लो इसका नाम मैंने r रख लिया, ये एंगल 90 डिग्रीज है, ये एंगल कितना है 60 डिग्रीज। तो अब r अपॉन 1 हमें विजिबल है कि बराबर है साइन 60 डिग्रीज के, विच इज √3/2। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, √3/2। तो इस क्वेश्चन में इसके बाद हमने कोई स्पेशल काम नहीं करना था। ये सर्कल क्या बन गया, सिंपली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, ये बना। तो इस सर्कल के ऊपर का पॉइंट बोला P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ना,
तो सर्कल के ऊपर का जर्नल पॉइंट क्या लोगे, x को मैं ले लेता √3/2 cos थीटा और y को ले लेता √3/2 sin थीटा। एक सेकंड में बस यहां पे डालो, डायरेक्टली हमारे पास आंसर गिरा पड़ा होता। तो इस क्वेश्चन में सारी कहानी क्या थी, ये ले पाना। तो इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्यों फंसते, क्योंकि वो यहां पे इस क्वेश्चन में p और q, p पॉइंट को वो x, y लेते, तो मैं नहीं लेता। क्यों, क्योंकि मुझे दिखता है, रिकॉल करो अपनी पूरी जर्नी में, रिकॉल करो कितनी बार ऐसे थीटा वीटा वाले क्वेश्चंस हमने कर रखे थे। तो इसकी लैंग्वेज को, इसको देखते मेरे दिमाग में एक सेकंड में ये बल्ब जलता कि मैं इसको थीटा लेके करूंगा, वो टर्म सारी आपस में कैंसिल वैंसिल हो जाएंगी। तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल था। ये हमने वैसे क्लास में भी करा हुआ है, पर इसको भी एक बार नोटिस कर लो। ये हमने क्लास में वैसे करा हुआ है। हमें इसकी लैंग्वेज में गिवन क्या था कि ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, a circle is tangent to two sides of ABCD and passes through exactly one of its vertices। तो हमने सिंपली एक सर्कल मान लो बनाया, एक सर्कल है कोई, मतलब मैं फिगर में यहां से बनाना शुरू कर रहा हूं ताकि कि कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें जो यहां पे जो सिचुएशन गिवन है वो कुछ ऐसी है, ये है, ये वो स्क्वायर है, वन वर्टेक्स से ये पास करता है, ये हमें गिवन है। ये देखिए हमें कहा गया कि इस सर्कल का रेडियस बता दो, वन ऑफ इट्स वर्टिसेस से देखो पास कर रहा है और ये स्क्वायर बना, ये लेंथ कितनी है 1। तो ये पॉइंट तो क्लियरली आ गया 1,1, क्यों लेंथ 1 है, इसका एरिया 1 है तो साइड भी उसकी 1 हो गई, तो ये पॉइंट आ गया 1,1। अब हमें यहां पे क्लियरिटी है कि जो भी सर्कल का सेंटर होगा, जो भी सर्कल का सेंटर होगा, वो मान लो कि अगर सिंपली हमें विजिबल है कि अगर a इसका रेडियस है तो ये a, a ही हो जाएगा, ये a, ये भी a। तो a, a का डिस्टेंस सिंपली 1,1 से a ही होना चाहिए। तो एक्चुअली a-1 का स्क्वायर प्लस a-1 का स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो बराबर होना चाहिए था a के। तो ये बिल्कुल बेकार है। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली क्या बन गया, √2 टाइम्स ऑफ a-1, पर a 1 से कम है इसलिए 1 माइनस a, √2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस a, ये बराबर हो जाता a के। सिंपली यहाँ पे देखो मैंने मॉडुलस लिया, मॉडुलस ऑफ a-1 ना एक्चुअली 1 माइनस a आता है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आता है बाहर। तो इस क्वेश्चन में a 1 से कम है, फिगर में हमें दिख रहा है, तो डायरेक्टली यहां से अपना आंसर बन जाता। मतलब मेन काम एक्चुअली ये करना था, ये भी IIT में आया हुआ है बहुत साल पहले। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना और रिकॉल करना कि हमने ये कैसे करा हुआ था, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो कैसे, हमें किसी ने कहा कि कोई पॉइंट है इस एक बड़े सर्कल के ऊपर, x² + y² 4 कोई सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर के किसी पॉइंट से हमने इस वाले सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे। ठीक है, कोई सर्कल है उसके ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे, इस सर्कल के ऊपर हमने कोई 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करे। ठीक है, बड़ी खुशी हुई सुन के, ये a और ये b और ये p है। अब लोकस ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB ये हमसे पूछा गया। तो अगर रिकॉल करो तो मैंने ही क्लासेस में ये क्वेश्चन कराया हुआ है, रिकॉल, और IIT में आया हुआ है। याद करो कि एक सर्कल गिवन था, ओरिजिन से हमें एक सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करा के, जो ये मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो OAB का सर्कम सेंटर पूछा गया था। याद है वो क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं, ये वही क्वेश्चन था। अब देखना कैसे, हमें किसी ने, और ये IIT में आया है, ये भी आया हुआ है अभी, ये रिसेंटली थोड़े साल पहले अभी ये वाला आ गया। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला कि P पॉइंट्स हमने टेंजेंट ड्रॉ करे, ठीक है करे, यहां पे आके मिले, तो जो PAB ट्राइंगल बनता है इसके सर्कम सेंटर का हमने लोकस बताना है। तो इस क्वेश्चन में रिकॉल करो कि हमने, याद है तब भी पकड़ा था ये पॉइंट कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, ऐसे ये एंगल 90 डिग्रीज है। इसका मतलब अगर मैं OP को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल बनाऊंगा तो वो A और B से पास करेगा। मतलब जो PAB से पास, PAB का जो सर्कम सर्कल होगा वो वही होगा जो कि OP को डायमीटर लेके बनाया जाएगा। वो बात हमने पहले भी डिस्कस करी, पर विजिबल, हमें यहाँ पे विजिबल है कि O और P को ज्वाइन करो तो जो सर्कल बनेगा वो अपने काम की बात है। तो अब उस सर्कल का सेंटर का मुझे लोकस निकालना है, तो अब कोई काम ही नहीं है। अब मान लो इस पॉइंट को मैं और इजी कर लूं, मैं इसको ले लूं 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। ठीक है, सिंपल 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब इन दोनों का मिड पॉइंट कितना बना, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो मेरा सेंटर है, उसका नाम है h, k। तो हमें विजिबल है कि h बराबर हो गया 2 cos थीटा प्लस 0/2 के। तो h आ गया cos थीटा, k आ गया sin थीटा। अब मेरा काम क्या है, थीटा को उसके घर भेजना।
थीटा को उसके मामा जी के घर भेजना, तो मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है, तो मैंने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा और इक्वल टू 1 कर दिया। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेरा आंसर है, जो कि मेरा ऑप्शन बी है, सी बन गया। तो इसका सेंस नोटिस करो कि इन सारे क्वेश्चंस में जो हमने क्लास में कराए हैं ना, उसकी गर्दन बस पकड़ना जरूरी है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनको लगता है कि कुछ नया होगा, कुछ और है, कुछ और ऐसा है जो कि हमारे सामने नहीं आया, वो किसी को बैठे पता होगा, मतलब कोई अगर कोई जापान में बैठ के आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसको आता होगा। तो ऐसे नहीं होता, कोई इंप्रेशन नहीं बनाना होता कि कोई कोटा में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है, हमने उनसे ज्यादा काम कर लेना है घर बैठे। तो वो कब होगा? जब इन करे हुए काम को अप्लाई करो, उनसे बहुत आगे निकलोगे, बिकॉज यू आर सेविंग ऑल द टाइम। तो उन क्लासेस को रिवाइज करके बोलो जैसे मैंने बोला है, तो फिर इसमें क्वेश्चन में अपना कुछ नहीं जाता। वैसे हम लोग इनको ऐसे उड़ा लेंगे कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, हमने क्लास में करा हुआ है पर इसकी एप्लीकेशन हमने राइट करनी थी। हमें किसी ने बोला कि इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस सर्कल एंड द रेडियाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 15, देन वैल्यू ऑफ सी इज। तो हमें क्या सिखाया गया कि फटाफट बनाओ फिगर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। हमें किसी ने दिया कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये बना क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया हमें गिवन है कि 15 है, तो हमसे अब इसका रेडियस एक तरह से पूछा गया। तो ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो अगर ये 15 है तो उसका आधा कितना हो गया? 15/2। तो किसी पॉइंट ओरिजिन से इस पे आने वाले टेंजेंट की लेंथ कितनी होती? इसमें ओरिजिन पुट कर लेते, वो बन गई √c। 0 0 पुट करा, √s1 होता है ना, तो √c बन गया। तो सिंपली हाफ ऑफ r इंटू √c, ये बराबर होना चाहिए 15/2 के। तो वहां से r इंटू √c कितना आ गया? 15 के। तो r इंटू √c आ गया 15। r कितना है? r है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। वो हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस 9 34 माइनस c का रूट। तो c इंटू 34 माइनस c इसको बराबर होना चाहिए 225 के। मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी। अब क्या है, इसमें c की वैल्यू फिल करके देख लो, सॉल्व भी क्यों करना, सिंपली c की वैल्यू डालो। इसमें जब c की वैल्यू 9 डाली तो सेटिस्फाई करती होगी, और c की वैल्यू जब इसमें 25 डाली तो भी सेटिस्फाई करती होगी। तो इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक, बस हमारी एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन में चाहिए। अपनी पहले तैयारी राइट हो, उसके बाद एग्जाम को देने का कॉन्फिडेंस राइट हो, फिर अपना रैंक राइट आता है। याद रखना, पहले हमने प्रिपरेशन राइट करी, उसके लिए क्लासेस को अटेम्प्ट करा, जो असाइनमेंट दी गई उनको सॉल्व करा, और उसके बाद फिर हमने टेस्ट में कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करा, तो अपना रैंक राइट ही बनता है, उस पर फिर पैनिक नहीं होते। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2,3 and having an intercept of length 2 units between the lines this and this r। तो क्या बेकार सा क्वेश्चन है। हमें अभी यहां पे दो लाइंस गिवन है जो कि आपस में पैरेलल थी। तो अब हमें दिया गया कि वो लाइन बताओ जिनका जो इंटरसेप्ट इन दोनों के बीच में है उसकी लेंथ 2 हो। तो इसमें देखो, एक्चुअली जब भी कभी हमने टेढ़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जब भी कभी हमने टिल्टी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो मैंने क्या याद करवाया है कि एक ही तरीका है, उसको छोड़ना नहीं है, और वो ये है कि उसको r थीटा के तरीके से करो। तो मान लो ये जो लाइन है ये इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल थीटा है, इंक्लाइंड विद द x एक्सिस। तो x एक्सिस कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट अगर मान लो a, b है, ये पॉइंट अगर मान लो a, b है इस लाइन के ऊपर का, तो 2a प्लस b कितना है? 3। तो ये कितना, ये डिस्टेंस 2 है। अब a, b को 2 डिस्टेंस आगे ट्रैवल कराओ थीटा एंगल पे, तो आता a प्लस 2 कॉस थीटा कॉमा b प्लस 3 साइन थीटा। ये जो पॉइंट है ये लाई करता इस लाइन के ऊपर, तो इसको फिल कर दिया हमने यहां पे। ये आ गया 2a प्लस 4 कॉस थीटा प्लस इसको डाला तो आ गया b प्लस 3 साइन थीटा, ये बराबर है 5 के। अब 2a प्लस b हम पहले से जानते हैं कि 3 है, तो यहां फिल कर दो। तो 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा को होना चाहिए था बराबर इस केस में 2 के। इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व ना करता एग्जाम में भी, मैं देखता कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन से ऑप्शन के लिए 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा 2 आ रहा है। देखो इस लाइन को देखो, इस लाइन का tan थीटा कितना है? इन्फिनिटी। देखो y इक्वल टू 3, tan थीटा कितना है? 0। tan थीटा 0 मतलब sin थीटा 0, तो cos थीटा 1 हो जाता है उस केस में, तो ये ऑप्शन नहीं बन रहा। इस केस में देखो लाइन कैसी बनी? वर्टिकल।
तो जब इस लाइन को x इक्वल टू 2 को ने लिया तो उसमें tan थीटा कितना बन गया, x इक्वल टू 2 इसके इसमें ना दोनों के बीच का इंटरसेप्ट सेम मैच कर जाता होगा। डी ऑप्शन तो क्लियरली यहाँ पे 4x प्लस 3y होगा, तो मैच कर जाता होगा। x इक्वल टू 2 यहाँ पे वर्टिकल लाइन डायरेक्टली इसका स्लोप इन्फिनिटी, अगर मैं स्लोप को इन्फिनिटी लेता हूँ तो साइन थीटा वुड बी 1 एंड कॉस थीटा वुड बी 0। इसमें कोई टर्म में ट्रबल आ रही है, इसके बी ऑप्शन में कोई ट्रबल होनी चाहिए, पर सिंस एग्जैक्टली हमने ये यूज करना था, इसका बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है। चलो अब इसमें हमें क्या गिवन था कि लेट A and B be two fixed points and P be a variable point such that area of triangle PAB remains constant equal to 1 for all positions of P। देखो ये एक्चुअली बहुत बेकार था, मतलब जैसे मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ना तो मुझे लग रहा है कि ये कैसे छोड़ सकते थे। सोचो A और B फिक्स पॉइंट्स हैं, तो उसका बेस ट्राइंगल का फिक्स हो गया। इस क्वेश्चन को पढ़ते मेरे दिमाग में ही आया, तो अगर मैं चाहता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया फिक्स रहे तो उसके लिए उस ट्राइंगल की जो हाइट है उसको फिक्स रहना चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो अगर कहीं पे अगर मूव कर रहा है तो उसको मूव ऐसे करना चाहिए कि उसकी हाइट चेंज ना हो। तो वो कैसे हो सकता है कि जब वो पास करे ये वाला जो P पॉइंट है वो पक्का रहे इस लाइन के ऊपर, एक ऐसी लाइन जो कि AB के पैरेलल है। तो अब मेरा अकेला काम क्या था, ये पता करना कि कौन सी लाइन है जो कि AB के पैरेलल है। AB का स्लोप निकाल लो, वो आ गया 3/2, 3/2 स्लोप है। तो इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन में गड़बड़ है। AB का स्लोप कितना बना इसके, इसमें 3 - 0/3 - 1, 3/2। तो जो AB का स्लोप है वो 3/2 है, तो इस लाइन का स्लोप 3/2 होना चाहिए, AB के पैरेलल हो, ताकि और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बने वो सेम आ जाए, इसके इसमें इक्वल टू 1 आ जाए, तो और ट्राइंगल का एरिया भी 1 आ जाए उस पॉइंट को यूज करके। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शंस में गड़बड़ है, पर ये सेंस ध्यान में रखना, ये बिल्कुल उसी का एप्लीकेशन था। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन टेस्ट में डल तो गया पर एक्चुअली एडवांस में भी वो इस लेवल तक नहीं फंसा रहे, एडवांस में भी नहीं फंसा रहे। पर चलो क्योंकि क्वेश्चन डाल दिया है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पर ये क्वेश्चन इस तरह का जहां से मैंने भी डाला, ये इस लेवल के क्वेश्चंस एडवांस में भी नहीं आते। अब कई बार हम कॉरेस्पॉन्डेंस नोट्स में 100 तरह के पैनिक वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कह लो वैसा ही डल गया मेरे से बाई चांस। पर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें करते क्या, क्यों नहीं आना एडवांस में, वो बात भी सुनते हैं। हमें किसी ने क्या दिया कि सिचुएशन ये है, बिल्कुल इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअली पूछा क्या गया हमसे। ये थीटा हमें गिवन है कि 2 सर्कल्स हैं S1 एंड S2 हैविंग सेंटर्स एट पॉइंट A एंड B हुज रेडियाई आर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में नोटिस सबसे पहले पता है क्या करूं, ये बात की हमें समझ है कि इस क्वेश्चन में जब इसकी लैंग्वेज को पढ़ो तो क्या उन्होंने कहीं भी इस क्वेश्चन, अच्छा पहली इंटरेस्टिंग बात ये कि ये क्वेश्चन कोई 11th के रेगुलर सिलेबस का बच्चा भी सॉल्व कर सकता है अगर वो बिल्कुल करने पे आ जाए तो। इनफैक्ट 10th का बच्चा भी कर सकता है, एग्जैक्टली 10th वाला पे नहीं वो बर्डन डालना चाहिए, पर एक्चुअली कर सकता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या था, क्योंकि ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट था। अब इसमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के देखो कि क्या उन्होंने कहीं भी कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करो, तो नहीं कहा। तो हमें ये क्लैरिटी है कि ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाने की जो अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई उसको क्या कहते थे, एनालिटिकल ज्योमेट्री। वो बड़ी बड़ी मास्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके थ्रू क्वेश्चन हम करते हैं बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से, ज्योमेट्री के सवाल को कोऑर्डिनेट में ले आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में किसी ने बोला कि एक सर्कल है जिसका सेंटर A, B है, A और दूसरे वाले का B है, तो मैंने पहले एक ही सर्कल बना लिया। ये पहला सर्कल है जिसका सेंटर A है और मैंने एक्सेस के अकॉर्डिंग बना लिया, तो ये सर्कल की इक्वेशन मेरे पास आ गई, x² + y² = 1। नीडेड और नॉट नीडेड ये मुझे नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। अब सेकंड सर्कल है जो कि इसको टच कर रहा है और उसका रेडियाई 2 है, तो मैंने वो सेकंड सर्कल बना लिया, ऐसे एक सर्कल सा बना लिया, इसका रेडियस 2 है, उसका जो सेंटर है वो दिया गया कि B है। अब ये क्वेश्चन देखे, ये सर्कल S1 है, ये सर्कल S2 है। हमें कहा गया अ टेंजेंट टू सर्कल S1 फ्रॉम पॉइंट B इंटरसेक्ट्स द सर्कल S1 एट पॉइंट C। तो B वाले पॉइंट से हमने S1 वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाया, तो ठीक है ये हमने टेंजेंट बनाया, ये इसको आके मिला C के ऊपर। अब यहां तक करने के बाद अब जो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0, इसका जो ये कोऑर्डिनेट है वो 3, 0। देखो ये 1 ये 2, तो ये 3, 0 हो गया।
अब ये देखिए हमसे कहा गया कि D इज चोजन ऑन सर्कल S2, इस सर्कल पे कोई पॉइंट D है, सो दैट AC इज पैरेलल टू BD। ये AC है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो इसके पैरेलल BD है, तो BD कोई ऐसी लाइन है, तो D यहां भी हो सकता था, D यहां भी हो सकता था, लेकिन हमसे कहा गया एंड द टू सेगमेंट्स BC एंड AD डू नॉट इंटरसेक्ट। तो BC एंड AD डू नॉट इंटरसेक्ट, तो अगर मैं D पॉइंट यहां लूंगा तो मैं दिखता है कि BC और AD इंटरसेक्ट कर जाएंगे, इसलिए D पॉइंट यहां पे नहीं लेना, D पॉइंट यहां वाला आ गया। ये कोई पॉइंट D है, ये एंगल 90 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 90 डिग्रीज, ये जो कंप्लीट एंगल बना दिस इज 90 डिग्रीज। ये सिचुएशन बनी, ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज है, कैसे हमें गिवन है क्वेश्चन में पैरेलल है। अब ये देखिए कहा कि सेगमेंट AD इंटरसेक्ट द सर्कल S1 एट E। सेगमेंट AD, ये पॉइंट D है, सेगमेंट AD इंटरसेक्ट द सर्कल S1 एट E, हमें ये गिवन है। तो अब ये हमें दिया गया कि ये जो जब इसको कट करता है तो ये कट करता है इस पॉइंट E के ऊपर, ये अब हमें दिया गया कि द लाइन थ्रू B एंड E इंटरसेक्ट द सर्कल S1 एट अनदर पॉइंट F। तो B और E को ज्वाइन करेंगे तो वो जाके मिलती है F के ऊपर। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू करे। पहला क्वेश्चन पूछा कि लेंथ EF बता दो, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें काम की बात क्या है कि इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अब इस बात को समझना, हमने जब मैंने कोऑर्डिनेट करवाई क्लास में तो मैंने क्लैरिटी में बोला कि अपना मेन मैजिक क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को बिल्कुल सही स्पीड पे, फास्ट स्पीड पे सॉल्व करना समझना है, जिसमें हमने कई सारी ट्रिक्स डेवलप करी, जिनमें से एक मैंने बोल्डली कई बार क्लास में रटवाई कि डिस्टेंस को निकालने के लिए पॉइंट को निकालना लास्ट मिनट तक अवॉइड करना चाहिए, मतलब लंबी कहानी में नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली अगर देखो तो इस क्वेश्चन में इक्वेशंस हमारे पास सारी अवेलेबल थी। कैसे, ये सर्कल की इक्वेशन है, इस वाले सर्कल की इक्वेशन आ जाती x - 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, इसका रेडियस 2 है ना, तो 4। अब कहने को मैं ऐसे कह सकता हूं, मतलब बहुत सारी कहानियां पॉसिबल थी। B वाले पॉइंट से ये, अब ये डिस्टेंस कितना है 1, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो एक्चुअली मेरे पास इस एंगल का tan थीटा sin थीटा सब आ जाता, तो ये लेंथ भी आ जाती है इफ नीडेड, BC लेंथ आ जाती, वैसे 3,0 से इस सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ है वो आ जाती, वो 2√2 आ जाती, 3,0 इसमें फिल करके रूट वो कर लो, रूट S1। चलो अब मेरे पास ये सिचुएशन है। अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि मेरे को डायरेक्टली EF लेंथ निकालनी है, डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कहने को मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां पे सिंपली इस लाइन का एंगल tan थीटा निकाल के इसके परपेंडिकुलर लाइन बना लूं। देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप अगर हम लोग नोटिस करें तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास अवेलेबल है। देखो ये 1 है, ये 2√2 है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1/2√2, इनफैक्ट 2√2/1 tan थीटा। तो इस लाइन का tan थीटा भी इसके पैरेलल है, तो वो 2√2/1 हो गया। तो अगर मैं B पॉइंट को ट्रैवल करा लूं, अगर मैं B पॉइंट को ट्रैवल करा लूं तो D पॉइंट में निकाल सकता था। कैसे ट्रैवल कराऊं, B पॉइंट 3,0 है, इसको मैं 2√2 स्लोप पे ट्रैवल करा लूं, कितना डिस्टेंस 2, तो D पॉइंट आ जाता, D पॉइंट आ जाता। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि D पॉइंट निकाल लें, पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या पूछा। पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि लेंथ EF को निकालो, EF में बना नहीं रहा है, यहाँ पे B को E से ड्रॉ करोगे, यहाँ पे जाके कहीं F बन जाएगा पॉइंट, पर उसको बना नहीं रहे, इस फिगर में गड़बड़ हो जाएगी। पहला पार्ट उन्होंने क्या पूछा कि लेंथ ऑफ सेगमेंट EF बताओ। सेकेंड क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD बताओ। जो ट्राइंगल ABD बना, ABD ट्राइंगल क्या बना, ये A ये B ये D, इसका एरिया बताओ। और इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि द लेंथ ऑफ सेगमेंट DE बताओ। तो हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालना है, एक लेंथ EF निकालनी है, और एक लाइन सेगमेंट DE निकालना है। ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अब इनको हम कैसे डील करें, ये सारी गेम थी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हम एंटर कैसे करते हैं, वो सारा मैजिक है। मुझे इस क्वेश्चन में एक बात दिखी कि देखो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो मैं विजिबल है कि जो एक कंप्लीट फिगर है वो एक्चुअली एक ट्रेपीजियम है, जो कंप्लीट एक क्वाड्रिलेटरल बना, ये एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम में भी जादू क्या है कि इस ट्रेपीजियम का जो इस कंप्लीट ट्रेपीजियम का एरिया है वो क्या होता है, हाफ ऑफ हाइट। इसकी हाइट देखो तो हमें नोन थी 2√2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड 1 ये साइड 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। इस कंप्लीट ट्रेपीजियम के एरिया में से मेरे मन में थॉट आया कि मैं अगर इस ट्राइंगल ABC का एरिया माइनस कर दूं,
इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी बना हुआ, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ ऑफ 1 इंटू 2√2। तो ये बन गया सिंपली मेरे पास एरिया 2 कैंसिल, ये आ गया 3√2 माइनस सिंपली 3√2 माइनस √2 विच इज 2√2। तो जो ट्राइंगल एबीडी का एरिया बना वो तो आ गया 2√2। ट्राइंगल एबीडी का एरिया आ गया 2√2। अब ट्राइंगल एबीडी का एरिया आने के बाद, ट्राइंगल एबीडी का एरिया आने के बाद उन्होंने कहा कि लाइन सेगमेंट डीई की लेंथ बताओ। तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब उन्होंने कहा कि लाइन सेगमेंट डीई की लेंथ बताओ, तो उसके लिए मैंने प्लानिंग करी। एक थॉट क्या था कि मैं डी पॉइंट निकाल लूं, ए पॉइंट मुझे पता है कि ओरिजिन है, तो मैं ए और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लूंगा, उसमें से ए जो कि इस सर्कल का रेडियस 1 है उसको माइनस कर दूंगा। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां से भी कर सकते थे कि देखो जो ट्राइंगल एबीडी है उसका एरिया 2√2 है, तो ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल का, या चलो ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते थे, निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का बेस कितना है 3 इंटू इसकी हाइट जो कि डी का वाई कोऑर्डिनेट होता इंटू वाई, ये बराबर होना चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल के। वो हमें कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, दिस इज 2√2। तो वहां से जो y कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास सिंपली आ गया 4√2/3 बट विथ अ माइनस साइन क्योंकि नीचे है। अब इसका x कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को यहां फिल कर दूंगा, ट्रैवल करके भी कर लेते, बिल्कुल ठीक था। तो मेरे पास d पॉइंट आ जाता, इसका x यहां से x - 3 का स्क्वायर कितना आ गया, ये बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया 16 2 32/9, 32/9। ये आ गया 36 माइनस 32, 4/9 का रूट विच इज 2/3, प्लस माइनस दोनों आएगा इस केस में। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2/3, x हम लोग लेंगे इस केस में 3 से पीछे वाला विच इज 3 माइनस 2/3, वो हो गया 9 माइनस 2 7/3। तो मेरे पास d कोऑर्डिनेट था दैट वाज 7/3 माइनस 4√2/3, ये बनता d का कोऑर्डिनेट। तो अब मैं a और d के बीच का डिस्टेंस निकाल देता, वो AD का डिस्टेंस वो डायरेक्टली आ गया 49/3 प्लस 32/3, 49 प्लस 32 इज 79, 81/3, सिंपली 81 वो नीचे तो 3 उसके स्क्वायर रूट के 81/9 का रूट 3 आ गया, ये डिस्टेंस 3 आ गया, ये कंप्लीट डिस्टेंस 3 है, उसमें से 1 मैंने माइनस करा तो DE आ गया 2, DE आ गया 2। अगर मेरी बात ध्यान से समझो ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या ये बात समझ में आती है कि जो मैं लॉजिक यूज कर रहा हूं वो 10th में करवाया हुआ है, 11th 12th में भी नहीं। सर्कल की इक्वेशन चलो मैंने बना दी, कह लो 11th का भी लॉजिक है, पर 11th का भी कौन सा लॉजिक है जो हमने रेगुलर सिलेबस में करा। पर ये क्वेश्चन उसके बाद भी मैं बोल रहा हूं कि IIT के लिए ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। हम लोग ना इतनी फिगर को वहां पे हम लोग उसको साथ में असेंबल करने में फंसते, तो IIT में वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालते। पर यहां पे केवल यहां पे अगर कोई ट्रेपेजियम वाली बात पकड़ लेता तो फास्ट हो जाता, नहीं तो और भी तरीके थे। डी कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब यहां पे जो AD डिस्टेंस है वो कितना आया 3, AB भी 3 था, तो मुझे समझ में आ गया कि ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल कैसा बना इस केस में आइसोसेलेस। ये 3 है, देखो ये 1 है तो ये 2 है। तो जो E पॉइंट है, E पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जो कि एक्चुअली जो E पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि A और D को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। D का कोऑर्डिनेट मेरे पास है, E का कोऑर्डिनेट 1:2 के रेशियो में डिवाइड करके मेरे पास पॉइंट E आ गया। अब जब E आ गया तो अब मुझे EF निकालने की जरूरत नहीं है, EF मैं ना निकालता। पता है क्यों? बड़े काम की बात है समझना इस बात को। बहुत तरीके थे EF निकालने के, पर ये रिकॉल करो कि अगर एक सर्कल दिया जाए तो किसी बाहर वाले पॉइंट से जब इस एक सर्कल पे एक हमने ऐसे कॉर्ड कट करी, ये P है, ये Q है और ये R है, तो मेरे से सर्कल के लिए कोई PQ इंटू PR अगर पूछे तो मुझे पता है कि वो PT का स्क्वायर होता है, जिसमें T क्या है, इस पॉइंट की वजह से बनने वाला टेंजेंट। तो PQ इंटू PR बराबर होता है PT का स्क्वायर के। P पॉइंट अंदर भी होता तो भी ऐसा ही वैलिड करता, ये वाली बात वैलिड रहती। तो अब इस केस में जब मुझसे किसी ने ये BE इंटू ये मुझसे EF पूछा, तो जो EF है वो समझ में आता है कि BE इंटू BF, जो BE इंटू BF है वो सिंपली BC का स्क्वायर है, वो एक्चुअली 8 हो जाता। तो अब जो BF है उसको लिख लो BE प्लस EF, और BE हमें पता है, BE पता है, B पता है, तो BE आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कंप्लीटली ऐसे करते हैं, ये एक तरीका है। और ये जरूरी नहीं कि यही लगाया हो,
कोई और कुछ क्लिक करा, 100% करेक्ट है। काम की बात क्या है कि इस क्वेश्चन में को करने में हमें समय ज्यादा लगता, केवल इस रीजन से मैंने कहा कि ये डायरेक्टली शायद हमें एडवांस में भी नहीं डालेंगे, पर जहां से मैंने डाला उन्होंने डाला हुआ था, तो इसलिए मैंने सॉल्व करवा दिया कि ऐसे ऐसे सोच सकते थे, पर अदरवाइज इट वाज नॉट डायरेक्टली नीडेड एज सच। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तो हमने तीनों पार्ट्स कर लिए डिस्कस। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है और ये आईआईटी में आया भी हुआ है। ये अपना होना चाहिए था, यही लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट का और ये अपना होना भी चाहिए था। इसमें हमें क्या आगे मिला, क्या टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट √3,1 अ स्ट्रेट लाइन एल परपेंडिकुलर टू पीटी इज टेंजेंट टू द सर्कल, द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल इज दिस। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है, ठीक है। एक और सर्कल है जिसका सेंटर ये 0 0 और रेडियस इसका 2, तो ये 2,0। एक और सर्कल का सेंटर है 3,0 और उसका रेडियस है 1। ये छोटा सर्कल है, इसका सेंटर हो गया 3,0, उसका रेडियस है 1। अब ये देखिए हमें कहा गया ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, वो हमें यहां से पता चला। अ स्ट्रेट लाइन अब √3,1 पॉइंट पे, √3,1 पॉइंट यहां कहीं हो गया, हमने इस पॉइंट पे अब एट द पॉइंट P √3,1 हमने स्ट्रेट लाइन L हमने टेंजेंट ड्रॉ करा PT, ठीक है। ये P पॉइंट है तो हमने कोई टेंजेंट PT ड्रॉ करा। अ स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। तो अब यहां पे उन्होंने कहा कि अब इस क्वेश्चन में पहले तो क्या पूछा हुआ कि कॉमन टेंजेंट बता दो इन दोनों सर्कल्स का, तो कॉमन टेंजेंट निकालने का क्लियर तरीका हमने करा हुआ है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बहुत तरीके थे इस क्वेश्चन में करने के। इनफैक्ट इस सवाल में कॉमन टेंजेंट हम ऐसे भी डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते थे कि एक कॉमन टेंजेंट हमें नजर आता है कि सिंपली ये लाइन हो जाती, जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट तो यही हो जाता। वो इस केस में क्या बना, x = 2, वो ऑप्शंस में है नहीं। दूसरा कॉमन टेंजेंट क्या बनता, ये लाइन। इस लाइन को निकालने के लिए अगर रिकॉल करो तो हमने ये करा हुआ है कि जो जो टेंजेंट्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो ये वाला पॉइंट होता है, ये सिंपली ये जो पॉइंट है वो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है वो जहां जहां के मिलते हैं वो वही पॉइंट होता है जो कि R1 जो सिंपली इन दोनों पॉइंट्स के R1:R2 को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ R1:R2, C1 C2 को डिवाइड करेगा। नहीं तो इसी में बोलने का साफ तरीका हमारे पास ये तो था ही था कि इस पे टेंजेंट की इक्वेशन बनती y = mx + a√1 + m², और इस पे टेंजेंट की इक्वेशन बनती y = m टाइम्स ऑफ x - 3 प्लस a कितना था 1 × √1 + m²। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम थी, डायरेक्टली दोनों को हम कंपेयर कर देते तो यहां से भी सॉल्व हो जाता और अदरवाइज भी। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमने क्लास में भी करा हुआ है। इसी में नेक्स्ट पार्ट में बोला पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द लाइन L इज, ये भी बिल्कुल साथ ही साथ रिलेटेड है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो ये भी आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी देयर वाज नो स्किल, और यही टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वाले टेस्ट में क्वेश्चन बहुत अलग नहीं थे, बस ये एंड में जो 2 पैसेज डाले थे इनमें से लास्ट जो एंड वाला पैसेज था वो तो हमने करा हुआ था, जो सेकंड लास्ट पैसेज था वो इसमें फंसने वाला पैसेज था। तो अगर उसमें कहीं फंस गए तो दैट इज परफेक्टली ओके, अगर उसको भी कर गए तो कमाल कर दिया। तो चलो, ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अब नेक्स्ट टेस्ट को भी प्रॉपरली राइट तरीके से ग्रिल करके अपने आप को देना।